हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेकी जी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। उसमें हम एक टॉपिक कर चुके हैं जिसका नाम है तुम्हारा वो टॉपिक था शायद अपना नंबर ऑफ जीरोज़। लास्ट टॉपिक हम जो कर चुके हैं, लास्ट टाइम हमने अपनी जो फर्स्ट क्लास में टॉपिक कवर किया है वह है नंबर ऑफ जीरोज़ अर्थात दाएं छोर से लगातार कितनी जीरो प्राप्त होगी। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है शेषफल प्रमेय अर्थात यदि किसी एक इक्वेशन को किसी संख्या से भाग किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के तौर पे चीज़ें समझा देता हूँ, फिर हम मेथड के बारे में बात करेंगे। शेषफल थ्योरम के बारे में बात करता हूँ। शेषफल प्रमेय है ना। दरअसल इसमें करना क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं सीधा। देखो फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है जैसे 43 गुना 106 गुना 84 बटे 21। समझना, मैं कह रहा हूँ 43 गुना 106 गुना 84 को यदि 21 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 67 की पावर 67 प्लस 67 बटे 68 का मान क्या होगा। इसमें हमारे पास दो तरह कॉन्सेप्ट आते हैं। हालांकि एक और कॉन्सेप्ट आएगा उसके बारे में मैं चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में चल के, आज की वीडियो के बिल्कुल लास्ट में चल के उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन अभी मैं पहले इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर देता हूँ। इन दो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले पता होना चाहिए कि अंतर क्या है ना। इनमें सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अंतर क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। दरअसल दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, बस इनमें जो अंतर आता है वो आता है इनकी पावर का। जैसे इसकी पावर कुछ भी नहीं है, जैसे 43 गुना 106 गुना 84 केवल पावर, कोई भी नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है पावर का। तो बिना पावर वाला कॉन्सेप्ट हमें किस तरीके से करना है और पावर वाला कॉन्सेप्ट हमें किस तरीके से करना है, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं बिना पावर वाला, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई भी पावर नहीं है अर्थात 43 गुना 106 गुना 84 की फॉर्म है, ठीक। तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को कवर करेंगे तो देखते हैं। देखो असल में किसी भी संख्या का, जैसे वो पूछ रहा है कि 43 गुना 106 गुना 84 गुना 21 को यदि विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक। यानी कि पहले गुना करनी पड़ेगी, फिर 21 से भाग करना पड़ेगा। वो तो काफ़ी मेहनत का काम हो गया है। उस मेहनत के काम से बचने का मैं आप लोगों को आसान सा तरीका बताता हूँ। जो तुम्हारा भाजक है, भाजक यानी कि जो भाग करेगा, भाजक होता है वो जो भाग करता है, ठीक है ना। तो उस भाजक से प्रत्येक संख्या को अलग अलग भाग कर दो। जैसे 43 को भाग करता हूँ 21 से, 21 दूनी 42, शेषफल बचेगा प्लस के 1। 21 से भाग करूँगा तो शेषफल बचेगा प्लस के 1। भाग करूँगा 84, 21 ये कितना हो जाएगा, 21 चौका 84, पूरा ही कट गया तो भागफल क्या बचा, मतलब शेषफल क्या बचा, 0, ठीक है। 21 से भाग करा 42, शेषफल 1, 21 पंजे 105, शेषफल 1, 21 चौका 84, शेषफल कुछ नहीं, ठीक। तो ये प्लस, असल में प्लस का निशान केवल मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरा शेषफल बचा है, केवल ये बात बताना चाहता हूँ, जो मेरा शेषफल बचा है वो प्लस में बचा है, ठीक। क्योंकि शेषफल दोनों तरीके से बचते हैं, एक बार प्लस के रूप में बचते हैं और एक बार माइनस के रूप में बचते हैं, ठीक। प्लस शेषफल ही बताता है विभाजन के पश्चात कितना बचा रहेगा। जैसे कि जब मैंने 21 से 42 को भाग किया, 43 को भाग किया तो 21 दूनी 42 यानी कि विभाजन हो चुका, और विभाजन के बाद जो मेरे पास बचा वो है 1, है ना। चलिए तो अगर मैं सॉल्व करूँगा, इनके बीच में काहे का निशान है, गुना का, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 बराबर 0। तो जो इसका शेषफल होगा वो 0 आएगा। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ और इनके बीच का चिन्ह बदलता हूँ, यानी कि मैं कुछ इस प्रकार लिखता हूँ 43 गुना 106 गुना 84 बटे 21, और गुना की जगह मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ। तो 21 दूनी 42, 1 बचा, ये हो जाएगा 1 बचा, और ये हो जाएगा 0। तो तुम ये देखो इनके बीच में काहे का निशान है, प्लस का। तो 1 प्लस 1 प्लस 0 तो कितना आ गया, 2। तो इसका शेषफल 2 होगा। तो किसी भी बिना पावर वाली संख्या का शेषफल निकालना बहुत ही आसान है। किस तरीके से है वो आप लोगों को मैं बता चुका। जब कभी भी तुम लोगों से शेषफल पूछ लिया जाए तो हम लोग इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं उस भाजक से। जैसे 21 से भाग किया 42 को,
21 से भाग के 106 को, 21 से भाग के 84 को, यानी कि हमने जो डिवाइड किया वो इंडिविजुअल किया। क्लियर है इतनी बात। अब चलते हैं पावर वाले कॉन्सेप्ट के लिए। देखो पावर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि असल में मैं आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं कुछ भी पावर रख दूँ, आप मुझे फटाक से आंसर बता सकते हैं। तो वो संख्या या तो 0 है या फिर 1 है। तो 0 शेषफल तो कभी होता नहीं, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ मुझे हमेशा एक ऐसी संख्या चाहिए पावर के रूप में जिस किसी की भी संख्या की पावर कुछ है। जैसे 67 की पावर यहाँ पर 67 है, अर्थात 67 की पावर कितनी है 67, ठीक। तो यानी कि मुझे देखना पड़ेगा सबसे पहले भाजक क्या है। तो भाजक क्या है 68। तो मुझे देखना पड़ेगा जिस किसी भी संख्या की पावर गिवन हो, ठीक, तो जो भाजक है उस भाजक से, जैसे 67 की पावर 67 है, तो तुम्हें देखना है जिसकी भी पावर है उस पावर को भाजक से भाग करने के पश्चात शेषफल या तो +1 बचे या -1 बचे। +1 का मतलब होता है कि विभाजन करने के पश्चात जो बचा, और -1 का मतलब होता है कि विभाजन करने में अभी 1 की कमी है। जैसे अगर मैं 68 से 67 को भाग करता हूँ, यानी कि 67 को भाग करता हूँ 68 से, तो ये तो विभाजित नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विभाजन होने में अभी 1 की कमी है। तो जब कभी विभाजन होने में कुछ कमी होती है तो उस शेषफल को मैं माइनस से प्रदर्शित करता हूँ। यानी कि पहले कॉन्सेप्ट वही है, इंडिविजुअल भाग करना है। जैसे इसे भाग करूँगा तो यह आ जाएगा -1 की पावर 67, पावर जो की तो रहती है प्लस। अब इसे भाग करूँगा तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि याद रखना जब पावर नहीं है, तो याद रखना इस बात को कि जब पावर नहीं होती हम लोगों के पास तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर ऊपर वैल्यू छोटी है, जैसे अगर मैं भाग कर रहा हूँ 67 को 68 से, यदि भाजक ज़्यादा होता है भाज्य से, तो जो भाज्य होता है वही शेषफल बन जाता है एक तरीका। या फिर तुम इसका शेषफल -1 भी लिख सकते हो कि भाई अभी विभाजन होने में 1 की कमी है। तो मैं दोनों तरीके समझा देता हूँ। मान लो ऊपर वैल्यू छोटी है तो मैं इसका शेषफल 67 बचा देता हूँ। -1 की पावर 67 का मतलब जब कभी भी कोई वैल्यू की पावर कुछ भी होती है और वो वैल्यू जो है माइनस में होती है, तो अगर पावर सम है अर्थात 2 से विभाजित होने वाली है तो ये आएगा 1 प्लस में, और ये अगर विषम है अर्थात 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो ये आएगा माइनस में। यानी कि -1 प्लस के 67 बराबर 66 आंसर, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसे इस तरीके से ना करके ऐसे करता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ -1 की पावर 67 और इसकी भी लिख देता हूँ -1। तो -1 तो ये हुआ और -1 क्योंकि यहाँ पर तो कोई पावर नहीं है तो कितना है -2। याद रखना कभी भी शेषफल माइनस में नहीं दिया जाता। इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कभी भी जो शेषफल है वो माइनस में नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब जब कभी भी आप लोगों का शेषफल माइनस में आता है तो तुम्हें देखना है कि तुम लोगों का भाजक क्या है। तो भाजक क्या है 68। तो 68 में से माइनस आने वाली संख्या को घटा दो, यानी कि 68 में से जैसे 2 घटाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 66, तब भी सेम आएगा। तो ये तुम लोगों की मर्जी है, तुम इसे बिना पावर वाले को चाहे -1 शेषफल के रूप में लिखो या अगर वैल्यू छोटी है तो उसी रूप में लिख सकते हो। लेकिन पावर वाले केस में हमें हमेशा ब्रैकेट के अंदर एक ऐसी वैल्यू चाहिए, ठीक, जिसे भाजक से भाग किए जाने पर, ठीक, शेषफल या तो +1 बचे या -1 बचे। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो बिना पावर वाले तो काफ़ी आसान है, तो मैं आप लोगों को पावर वाले में प्रैक्टिस करा देता हूँ और अलग अलग तरीके क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बट आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे मूव करते हैं। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को लेवल बढ़ाते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि ये पावर बिना पावर वाले तो आसान है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं शेषफल थ्योरम में वो हम लोगों के लिए काफ़ी आसान होते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। देखो मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 2 की पावर 31 बटे 5 का शेषफल क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है। अब तुम्हें क्या करना है, मैंने बताया ना, जब कभी भी हमारे पास पावर वाला क्वेश्चन होता है और शेषफल निकालना होगा, जब कभी भी हमारे पास पावर वाला क्वेश्चन होगा और हम लोगों को शेषफल निकालना होगा, तो तुम ये देखो भाजक क्या है। तो भाजक पता चला 5 है।
अगर 5 को 2 से भाग करूँगा, क्या शेषफल +1 या -1 की फॉर्म में आया? तो पता चला कि जो शेषफल है वो +1 या -1 की फॉर्म में नहीं आया। तो हम इसे ऐसे चेंज करेंगे, जो हमारा भाज्य है, ठीक, यानी कि 2, इस पावर को इस तरीके से यूज़ करेंगे कि हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो 5 से डिवाइड करने के पश्चात या तो +1 शेषफल दे या फिर -1 शेषफल दे। जैसे क्या अगर मैं इसे 2 की पावर 2 की पावर 15 लिख सकता हूँ। देखो सबसे पहले इसका आसान से तरीका बताता हूँ। चलो तुम देखो कि 5 से ऐसे क्या विभाजित करूँ कि 2 की पावर के आगे पीछे चला जाए, तो 2 की पावर 2 4 बन जाता है, तो यानी कि 5 से डिवाइड करने पर मुझे शेषफल -1 मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो तुम क्या करो, 2 की पावर 2 लिख दो, अब जो पावर आई उसे भाग करो, कितनी बार घटेगा? 15 बार, और आगे शेषफल क्या बचा तो उसे लिख दो गुना 2 की पावर जो शेषफल बचा, गुना जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसकी पावर जो शेषफल बचा। तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 15 तो नहीं 30 हो गया, बेस वैल्यू एक जैसी होने पर पावर जुड़ जाती है, तो 30 और 1 31, तो मैंने 2 की पावर 31 को तोड़ दिया बटे 5। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। अगर इस 4 से 5 को, यदि इस 5 से 4 को भाग करूंगा तो मेरे पास 2 तरीके के शेषफल बचते हैं, या तो बचेगा +4 या फिर बचेगा -1। लेकिन हमारे पास जो पावर है वो ऐसी वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर 4 भी रख देता हूँ तो 4 की पावर 15 को सोल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो क्यों ना मैं 1 वाला कॉन्सेप्ट रखूँ। और शेषफल थ्योरम में आप लोगों को प्रयास करना है कि आप लोग सदैव 1 वाले कॉन्सेप्ट पर बात करें। तो जैसे 4 है तो 4 को भाग करता हूँ 5 से, तो -1 की पावर 15 गुना 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 है, 5 से भाग करूंगा तो बिना पावर वाले को तुम चाहे 1 में लिखो या ना लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है, बट पावर वाले को प्रयास करना है हमेशा 1 की फॉर्म में लिखना। तो यह जाएगा -1 × 2 यानी कि -2, क्योंकि इनके बीच में गुना का निशान था तो हम यहाँ पर गुना के निशान को ही फॉलो करेंगे। माइनस में शेषफल नहीं हो सकता, तो जो भाजक है उसमें से घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 3, और ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स में मेंटेन करना है, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बोलता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है ना? अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है अभी आसान सी डिजिट अभी भी 2 की पावर 72 बटे 7 को सॉल्व करने पर शेषफल क्या होगा। देखो क्वेश्चन साइन का मतलब मैं इसका सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि भाई शेषफल क्या होगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है शेषफल प्रमेय, है ना? चलिए तो अब मैं ऐसी वैल्यू जैसे कि 2 की पावर कुछ है तो मैं इस 2 को ऐसे अरेंज करूँगा कि 7 से डिवाइड किए जाने पर मुझे शेषफल, पावर वाले कॉन्सेप्ट के लिए जो मुझे शेषफल है या तो वो +1 मिले या फिर वो -1 मिले। तो क्या मैं इसे 2 की पावर 3 लिख दूँ, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 8, यानी कि 7 से डिवाइड करके 1 आएगा, ठीक। लेकिन 3 से डिवाइड करना है पावर, 3 दूनी 6, बचा कितना है? 3 चौक 12, ठीक। तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट? 3 की पावर 24। यदि कुछ शेषफल बचता तो गुना 2 की पावर वो शेषफल बटे 7, तो ये कितना हो चुका? 8। 7 से 8 को भाग करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1, 1 की पावर 24, ठीक। 1 की पावर 24 का मतलब 1, और क्योंकि प्लस में है यही तुम्हारा आंसर। अगर माइनस में होता तो 7 में से उसे मैं घटा देता। क्लियर है इतनी बात? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आगे एक क्वेश्चन और देखता हूँ कुछ और तरीके का, है ना? चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन है 2 की पावर 256 बटे 7 का मान क्या होगा। मान से मेरा मतलब है शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं तो इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्वेश्चन ये है, ठीक। तो शेषफल देखते हैं क्या होगा। सेम वही 2 की पावर अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 से भाग करूँगा, 3 अठे 24, बच्चा कितना है? 1, ठीक। तो 16 3 पंजे 15, बचा कितना है? 1 गुना 2 की पावर 1 बटे 7, ये कितना है? 8। 7 से भाग करूँगा तो ये आएगा +1 की पावर जो कितनी रहती है गुना 7, ऊपर वैल्यू छोटी है, ठीक। तो ऊपर अगर वैल्यू छोटी हो तो वही शेषफल बन जाती है, तो 2। ये हो जाएगा 1 × 2, अर्थात इसका आंसर आएगा 2, और क्योंकि प्लस में है तो कहीं पर भी घटाने की कोई कोशिश नहीं करनी। क्लियर है? मुझे लगता है कि तुम्हारे से थोड़ा मेथड समझ में आया। अब वो क्वेश्चनों को किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड करेगा, क्वेश्चनों को कैसे घुमाएगा, उसके बारे में बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसका अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 की पावर 32 बटे 9। अब देखो
मैंने बताया ना, जब भी पावर वाला कॉन्सेप्ट आता है तो मैं सबसे पहले भाजक को देखता हूँ। भाजक अर्थात भाग करने वाली संख्या क्या है, तो भाग करने वाली संख्या क्या है, 9। तो मैं चाहता हूँ कि 9 से 9 के पहाड़े की कोई ऐसी संख्या है जो 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या की एक ज़्यादा ही एक कम हो। अब 32 में तो ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं बनेगी। दूसरी बात, 32 का स्क्वायर फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, ठीक, मान लो अगर मुझे 32 का स्क्वायर नहीं पता तो मैं क्या करूँ। लेकिन इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, यदि जो तुम्हारी वैल्यू है उसे पावर के रूप में तोड़ा जा सकता है, जैसे 32 को 2 की पावर 5 के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे, 2 की पावर 5 की पावर 32 बटे 9। इसका मतलब 2 की पावर 160 बटे 9। ठीक, अब आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं 2 की पावर को अगर 3 लिख दूंगा तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 9 से डिवाइड करूंगा तो -1, यानी कि फॉर्मेशन आसान हो जाएगी। ठीक, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 से भाग करूंगा, 3 5 15, बचा कितना है 1, 3 3 9, बचा कितना है अपने पास 1, गुना 2 की पावर 1 बटे 9। इसे सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा -1 की पावर 53 गुना 2, तो -1 गुना 2 बराबर -2। शेषफल कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो 9 - 2 तो कितना आ जाएगा, ये 7, और ये तुम्हारा आंसर। क्लियर है इतनी बात। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आप लोगों को और वैरायटी दिखाता हूँ इसमें, और किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं जो शायद पेपर के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, चलते हैं आगे। क्वेश्चन है अब हमारे पास 12 की पावर 10 की पावर बटे 5 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात तो तुम इसे पावर में नहीं तोड़ सकते, सबसे पहला पॉइंट भाई, तुम इसे पावर में नहीं तोड़ सकते ना, ठीक। या तो फिर तुम इसे तोड़ोगे 4, या तो तुम इसे तोड़ोगे 4 तिया 12 की पावर 10 बटे 5। अब 5 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, -1 है ना, -1 की पावर 10 इंटू, अब 5 से 3 को भाग करूँ 3 ही लिखना पड़ेगा की पावर 10, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास 3 की पावर 10 बचा बटे, अब क्योंकि मैंने शेषफल निकाल चुका। अब जरा समझना, यदि शेषफल निकालने के पश्चात मुझे एक ऐसी वैल्यू प्राप्त होती है, या पावर के रूप में एक ऐसी वैल्यू प्राप्त होती है जिसे मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता, जैसे कि मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ 3 की पावर 10, ठीक, तो क्या 3 की पावर 10 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। हालांकि अगर गुना करेंगे तो 3 की पावर 10 फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 की पावर 10 फाइंड आउट थोड़ी करनी है, हमें तो फाइंड आउट करना है कि भाई उसका शेषफल क्या है। ठीक, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें 3 की पावर 10 पता है तो बहुत बेटर है कि 3 की पावर 10 भाग 5 शेषफल निकालेंगे तो आंसर। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे 3 की पावर 10 नहीं पता, या मैं इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो शेषफल निकालने के पश्चात यदि तुम्हें कोई एक ऐसा शेषफल प्राप्त होता है जिसकी पावर कुछ होती है, अंदर डिजिट होती है, जिस डिजिट को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो तुम उसे वापस क्वेश्चन की तरह देखो। जैसे क्वेश्चन की तरह देखने का मतलब है, तुम आगे देखो फाइनली क्या मिला, ये तो 1 हो चुका, तो तुम्हें मिला 3 की पावर 10। अब इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो वापस क्वेश्चन बना दो, यानी कि तुमने स्टार्टिंग में किस संख्या से भाग किया था, 5 से, तो वापस इसे 5 से भाग कर दो। अब क्या मैं इसे 3 की पावर 2 की पावर 5, 3 तिया 9 बटे 5 लिख सकता हूँ। अब 9 को भाग करूँगा तो 5 दूनी 10। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि भाजक से ही एक प्लस या एक माइनस थे, लेकिन याद रखना मुझे भाजक से एक प्लस माइनस नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो भाजक में आने वाले उसकी गुणज अर्थात उसके पहाड़े में, उसके टेबल में आने वाली संख्याओं से किसी भी एक संख्या से ज़्यादा या कम हो जाए। जैसे कि 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, 5 से तो कम ज़्यादा नहीं देख रहे हम, यहाँ पर देख रहे हैं 5 दूनी 10 से एक कम, यानी कि 5 के टेबल में आने वाली संख्या से एक कम या फिर एक ज़्यादा की बात करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 9, 5 से भाग करूँगा तो 5 दूनी 10, यानी कि -1 की शेषफल 5 हो जाएगा -1। ठीक, माइनस में शेषफल नहीं आ सकते तो 5 में से 1 गए तो क्या बचेगा आंसर 4। क्लियर है। दूसरी बात, तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें इसे किससे भाग करनी है, तो डायरेक्ट 5 से भाग कर दो 12 को, तो शेषफल क्या बचेगा 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 मान लो मैं सोल्व नहीं कर सकता, हालांकि 1024 होता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 1024 मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे करूँगा, तो कैसे करूँगा, वापस इसे क्वेश्चन बना दूंगा 2 की पावर 10 बटे 5, और अब मैं इसे लिखूँगा 2 की पावर 5 बटे 5, यानी कि 4 हो गया, तो -1 की पावर 5 और -1, तो -1 में आया शेषफल, तो 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा 4, और यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर इतनी बात। ठीक, तो तुम इसे किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर तुम इसे ऐसे भी देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास हर तरीके का मेथड की बात हो, जैसे 12 है तो तुम इसे लिख सकते हो 5 + 5 + 2 बटे 5 की पावर 10।
तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 2 बटे 5 की पावर 10, तो 0 0, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 बटे 5, वापस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और आता है, इसमें और किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। चलते हैं तो फिर आगे इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जो है तो बड़े आसान है ना। आगे इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो काफ़ी आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी डिजिट इतनी तरीके मतलब ऐसी दे देता है कि पेपर के अंदर बैठ के शायद हम रिलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो हम फ्लो में से मेरा मतलब है कि हम बैक टू बैक क्वेश्चन करते चल रहे हैं, तो चीज़ें तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगी। बट यही क्वेश्चन पेपर के अंदर जब आया था तो बहुत देर तक तो समझ नहीं आया था कि इसे कैसे अरेंज किया जाए। ठीक, जैसे कि 6 की पावर 42 बटे 37, हालांकि बहुत ही आसान है। आसान से मेरा मतलब है अगर मैं 6 की पावर 2 लिख दूँ और उसकी पावर 21 कर दूँ बटे 37, तो 6 छंग 36, अगर मैं 37 से 36 को भाग करूँगा तो शेषफल क्या बचेगा, माइनस के 1 की पावर 21 अर्थात -1। माइनस में शेषफल नहीं बच सकता, तो भाजक में से जैसे ही घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 36, और यही आंसर है। क्लियर है? पेपर में ये क्वेश्चन बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हम इतने तरीके के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम डिजिट को देखते हैं, क्वेश्चन को ही मान के चलते हैं कि बड़ा आसान मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद ना हो। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं घर पे करता हूँ तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं, और पेपर में अगर एक बार ये लग गया तो बहुत देर तक दिमाग काम नहीं करता। हालांकि है कुछ नहीं, 6 की पावर 2, सिंपल सी बात है, लेकिन बस ये छोटी छोटी बातें ही पेपर में अटक जाती है। घर पर आ गया ना, अफसोस होता है फिर। ठीक, तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, या कुछ हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, हमें सब पे प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या है कि हमें मेन परफॉर्म तो पेपर में ही करना है, तो पेपर के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है। क्लियर है? अब इसमें कभी कभी कुछ क्वेश्चन फैक्टोरियल से रिलेटेड आ जाते हैं। फैक्टोरियल जैसे कि अगर मैं n फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, समझना, अगर मान लो मैंने n फैक्टोरियल लिखा, फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है या फिर ये होता है। ठीक, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस संख्या का फैक्टोरियल है उसे एक एक कम करके गुना करते चले जाओ। जैसे कि n n-1 n -2, और ये गुना कहाँ तक जाएगी, ये फाइनली गुना जाएगी 1 तक। हमेशा शुरू n से होगी और ख़त्म हमेशा 1 पर होगी। क्रमागत रूप से कम करते चलेंगे संख्या, यानी कि 1 2 3, यानी कि उल्टा जैसे 3 है तो 3 2 1, एक एक कम करते चलेंगे और 1 पे जाके गुना को ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कैसे आता है क्वेश्चन? क्वेश्चन आता है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 100 फैक्टोरियल अपॉन 6। वो पूछ लेगा इस संख्या को विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या बचेगा। तो तुम ये देखो, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, और 1 से अगर 6 को डिवाइड किया जाए, मतलब अगर 1 को 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल 1 प्लस, इसका मतलब होता है 1 गुना 2। अब डिवाइड करूँगा 6 से तो ये कितना आएगा शेषफल, वापस 2 ही बचेगा। जब कभी भी, बात ध्यान रखना, जब कभी भी जो भाजक है वो ज़्यादा होता है भाज्य से, अर्थात जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं वो कम होता है, और जो संख्या भाग कर रही है अर्थात भाजक वो ज़्यादा होता है, तो ऊपर वाली संख्या ही शेषफल के रूप में चली जाएगी। क्या है समय 2 गुना 3 गुना, यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, और बटे 6 लिखूँगा तो 3 दूनी 6 से कट के 0। ठीक, अब याद रखना, जब कभी भी हम किसी भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में, ठीक, जब कभी भी हम किसी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में शेषफल निकाल रहे हो, तो जहाँ कहीं भी सबसे पहली बार मुझे शेषफल 0 मिल जाए तो आगे आप लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें हमेशा जो शेषफल है वो 0 ही मिलेगा। उसके बाद फिर देखता हूँ उनके बीच में सिंबल क्या है, 1 + 2 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यही तुम्हारा आंसर है। बहुत सी बार इसमें ये तो आंसर आ गया, लेकिन अलग से कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बहुत सी बार तुम इस टोटल को करोगे और टोटल करने के बाद मान लो तुम्हें 8 प्राप्त हुआ, लेकिन हमारा जो भाजक था वो क्या था 6, तो कभी अगर शेषफल भाजक से ज़्यादा आ जाए तो हम उसे पुनः विभाजित करके शेषफल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना और नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन के बाद कि जब कभी भी हमारा शेषफल भाजक से अधिक आता है, ठीक, जब कभी भी हमारा शेषफल भाजक से अधिक आता है तो हम उसे पुनः भाजक से विभाजित करके एक नया शेषफल प्राप्त कर लेते हैं, जो कि हम लोगों का उत्तर कहलाता है।
क्लियर इतनी बात? ये तो ही आज की हमारी शेषफल पर्व है, लेकिन अभी आगे कंटिन्यू रखते हैं लेक्चर, और उसके बाद हम कुछ देखते हैं। अगला हमारे पास आएगा हमारे पास गुणनखंड, मतलब भिन्न के बारे में देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं, कोई भिन्न दे देगा, भिन्न यानी कि तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू दे देगा 2/3, 3/4, 5/6, ठीक 6-7 फ्रैक्शन वैल्यू दे देगा, और वो तुम लोगों से पूछेगा कि इस वैल्यू को आरोही क्रम या अवरोही क्रम, अर्थात या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं याद होता कि भाई आरोही क्या होता है और अवरोही। हालांकि उन्हें ये पता होता है कि भाई आरोही का मतलब और अवरोही इन दोनों में से किसी एक का मतलब है बढ़ते क्रम में और किसी एक का मतलब है घटते क्रम में, लेकिन पेपर के अंदर बैठ के उन्हें डाउट हो जाता है कि यार बढ़ता क्रम इनमें से आरोही है या फिर अवरोही है। तो सबसे पहले मैं आरोही और अवरोही के बारे में बात कर देता हूँ। देखो, तुम अगर इनका शब्दों के बारे में बात करोगे तो जैसे एक होता है पर्वतारोही, यानी कि पर्वतारोही कौन होते हैं? जो पर्वत पर ऊपर चलते हैं, यानी कि पर्वत आरोही यानी कि जो पर्वत पर ऊपर की तरफ, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। यदि यहाँ से बात नहीं समझ में आती तो दूसरा तरीका याद रख सकते हैं, अवरोही यानी कि अवरोध यानी किसी चीज पे इंटरप्ट करना या चीजों को रोकना और उसे गिराने का प्रयास यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आरोही पर्वतारोही, अवरोही अवरोध यानी कि चीजों को कम करना। जब कभी भी हमें दो चीजें याद रखनी हो तो सबसे आसान सा तरीका ये है, हम उनमें से केवल एक चीज याद कर लेते हैं। जैसे मान लो आरोही अवरोही नहीं याद हो रहा तो अवरोही याद कर लो। अवरोही यानी कि अवरोध यानी नीचे गिराना, तो डिक्रीजिंग नॉर्मल सी बात है, फिर पता चल जाएगा अवरोही का मतलब हो जाएगा इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते क्रम में। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। वो क्वेश्चन क्या देगा, वो कहेगा 11/16, 4/9, 13/18, 12/17 और 3/8। उसने एक भिन्न दे दी को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्लियर इतनी बात? अब देखो, जब कभी भी आप लोगों को किसी एक भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो तुम सबसे पहले एक चीज देखा करो, अगर उसमें ये चीज हुई जो मैं बता रहा हूं तो वो क्वेश्चन काफी आसान है। क्या देखना है? ऊपर होता अंश, नीचे होता हर, तो तुम अंश और हर का अंतर देखो 5, 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 अंश और हर का अंतर देखो 5। यदि जितनी भी भिन्न तुम्हें दी गई, जैसे कि यहाँ पर 5 भिन्न दी गई है, यदि तुम्हें जितनी भी भिन्न दी गई और उन भिन्न में अंश और हर का अंतर सभी के लिए एक समान है, जैसे कि 5 5 5 5 5 या फिर 6 6 6 कुछ भी हो, वो जो अंतर है वो सभी के लिए बराबर है, बदला नहीं। ऐसा नहीं यहाँ 5 5 5 है, यहाँ 4 है, फिर 3 है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अंतर बराबर है तो तुम्हारे मजे आ गए, ठीक। क्योंकि अगर तुम्हें लगाना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो वो आरोही क्रम में लगाना है, तो आरोही का मतलब सबसे छोटे से बड़े की ओर, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल उनके अंश उठा लो, या तो अंश उठा लो या तो केवल अंश से करेंगे या केवल हर से करेंगे, वो तुम्हारी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अंश से कर रहा हूँ, तो अंश की संख्याओं को तुम आरोही क्रम में लगा दो। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3/8, उसके बाद दूसरी क्या है? 4/9, ठीक। उसके बाद क्या है? 12/17, उसके बाद क्या है? सॉरी 11 आएगा इससे पहले, है ना, तो उससे पहले आएगा 11/16, देन 12/17 और उसके पश्चात आ जाएगा तुम्हारा 13/18 और यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है? ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब कभी भी तुम संख्याओं को आरोही क्रम में लगा रहे हो, भिन्न को आरोही क्रम में लगा रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें देखना है कि जो संख्याएं जो भिन्न तुम्हें दी गई, यदि उनके अंश और हर का अंतर बराबर है सभी भिन्न के लिए, तो बहुत आसान है, या तो अंश को अकॉर्डिंग लगा लो या फिर हर के अकॉर्डिंग लगा लो। ऐसा नहीं कभी एक अंश उठा लिया कभी एक हर, मर्जी तुम्हारी है, बट यह है कि अगर अंश से कर रहे हो तो सब कुछ अंश को कंपेयर करोगे और हर से कर रहे हो तो सब कुछ हर से कंपेयर करोगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि अंश और हर का अंतर बराबर नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है और ज़्यादातर होगा भी ऐसे ही कि अंश और हर का अंतर बराबर नहीं होगा, तो फिर उसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसे हटा रहा हूँ और फिर देखते हैं किस तरीके से हम उसे व्यवस्थित करेंगे।
देखिए जरा, क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, भिन्न दे दी गई 5/8, 3/7, 10/13, 11/15 और 2/9। देखो अब यहां पर अगर मैं बात करता हूँ, मैं कह रहा हूं दी गई भिन्न को आरोही क्रम में, देखो आरोही अवरोही तो हम महत्वपूर्ण नहीं रहा ना, वो तो पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्या होता है, तो हम व्यवस्थित कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अरेंज करें, कैसे हमें पता चले कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका वही, तुम चेक करो क्या इसका अंश और हर का अंतर बराबर है। जैसे इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 4, बराबर है ही नहीं, दो में ही नहीं बराबर, तो आगे चाहे बराबर भी होता रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सारी संख्या बराबर चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, देखो तुम क्या करो, इन सभी संख्याओं के अंश में एक जीरो बढ़ा लो अपनी तरफ से काल्पनिक रूप से, ठीक, और इन संख्याओं को एक बार सोल्व करो। 8 6 48, 7 चौक 28, 13 7 91, 15 7 105 और 9 दूनी 18। हो गया इतना काम। इन्हीं संख्याओं के अकॉर्डिंग इन्हें व्यवस्थित कर दो। जैसे पहले 2 वाली आएगी यानी कि 2/9, ठीक, इससे बड़ा आएगा फिर 4 वाली किससे आई 3/7 से, फिर इससे बड़ा आएगा 6 किससे आया 5/8 से। अब यहाँ पर हुआ कन्फ्यूजन, क्योंकि अब तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग आना चाहिए 7। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला 7 या फिर ये वाला 7, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक एक पॉइंट और सॉल्व करेंगे। यानी कि तुम्हें सबके पहले एक ही पॉइंट सॉल्व करने हैं और 2 पॉइंट केवल उनके सॉल्व करने हैं जिनकी 2 पॉइंट केवल उनके सॉल्व करेंगे हम जिनमें टाई होगा, जैसे कि 7 है। तो 13 7 91 पॉइंट लगाया, 91 यानी कि 9, तो 90, 13 6 78, ठीक। यहाँ पर चलते हैं 15 7 105, बचा 5 50, 15 3 45, तो क्लियर हो गया। 7.3 पहले आएगा, यानी 11/15 पहले आएगा, फिर उससे बड़ी संख्या 10/13 तब आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, और इसमें भिन्न को व्यवस्थित करने वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो अंतर बराबर होगा, और अंतर बराबर नहीं होगा तो हम इस तरीके से एक एक जीरो बढ़ाकर उसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए इसके बाद अब आगे हमारे आते हैं क्वेश्चन गुणनखंड के। गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो तुम्हारे से पूछेगा, तुम्हें कोई भी एक संख्या दे देगा और वो पूछ लेगा कि इस संख्या के कुल कितने गुणनखंड है, ठीक है ना। वो तुम्हारे से क्या पूछेगा कि पहले से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, ऐसे काल्पनिक बातें करके कोई फायदा नहीं होगा, है ना। चलिए तो फिर सबसे पहले तो हम बात करते हैं गुणनखंड होता क्या है। हालांकि एलसीएम एसएफ चैप्टर में हम गुणनखंड के बारे में अच्छे से परिभाषित कर चुके थे। गुणनखंड वे संख्याएं होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 12 के गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है ना, मुझे निकालने हैं 12 के गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती हैं। जैसे 1 2 3 4 6 और 12, ठीक। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती हैं। तो कौन कौन सी है वो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अब ये तो ही सिंपल सी क्वेश्चन, यानी कि एक आसान डिजिट जिसके बारे में हम निकाल चुके हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो पूछता है कि किसी यानी कि 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं, कितने फैक्टर हैं, ठीक। या पूछेगा कितने सम गुणनखंड है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 को काट रही हैं और वे संख्याएं सम संख्या है। जैसे टोटल गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6, ठीक। सम संख्याओं की बात करो तो 2 4 6 12, कितनी है 4। वो पूछेगा विषम संख्या कितनी है, तो भाई हमारे पास सम और विषम में 2 ही तो कैटेगरी है, टोटल हमें पता चली गया 6, जिसमें से सम कितनी है 4, तो बाकी जो रही होगी वो विषम रही होगी 2। चेक कर लो 1 और 3 यानी कितनी है 2 संख्याएं। अब क्वेश्चन ये है, ये तो 12 था, लेकिन इसकी जगह कोई बड़ी सी संख्या आ जाए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन को और ज़्यादा बड़ा करना चाहूँ और थोड़ा सा लिझाना चाहूँ, तो क्वेश्चन मैं कुछ इस तरह से देना चाह रहा हूँ आपको। अगर ये आ गया 7 की पावर 4 गुना 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 कि कुल कितने गुणनखंड है, या मैं कुल कितनी है, मतलब इसे सॉल्व करने के बाद जो संख्या मिलेगी इसमें कुल कितने गुणनखंड है, ठीक। जो संख्या मिलेगी उसे कितनी संख्याएं काट सकती है। या फिर वो पूछ सकता है कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो काट सकती है और वे संख्याएं सम संख्या होंगी। या फिर
वो तुम्हारे से पूछ सकता है कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, इसे सॉल्व करने के बाद जो आएगी उसे काट भी सकती है, और वे संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। यानी टोटल गुणनखंड पूछ सकता है, टोटल सम संख्याएं पूछ सकता है, और टोटल विषम संख्याएं पूछ सकता है। तो उन चीज़ों को हम कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं 12 वाले से ही तुम लोगों को वो चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ, समझना क्या है। देखो तो 12 अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी ये क्वेश्चन नहीं है, अभी यही है, क्योंकि साइड में हमारे पास डाटा भी है, तो एक वेरीफाई भी हो जाएगा कि हाँ हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक, तुम्हें क्या करना है, जिस संख्या के भी तुम्हें गुणनखंड निकालने हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको सबसे पहले। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ में हम अभाज्य गुणनखंड करा करते थे ना एलसीएम या एचसीएफ निकालते वक्त, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड से मतलब है जैसे 2 की पावर 2 गुना 3, भाई इसे कुछ भी तोड़ लो तुम, जो भी तुम्हें लगता है, जैसे 4 तिया 12, 6 दूनी 12, कुछ भी तोड़ो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 तिया 12 तोड़ा है, लेकिन मैं तोड़ रहा हूँ 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, 1 2 वहाँ से आया, और 6 को 6 अभाज्य संख्या तो नहीं है तो उसे पुनः तोड़ते हैं। तो 6 को फिर से तोड़ूंगा तो 3 गुना 2 यानी कि 3 दूनी 6, तो 1 2 पहले था, 1 6 से आया, तो 2 की पावर 2 गुना 3, किसी भी तरीके से तोड़ोगे तो फाइनली यही आएगा। होगी इतनी बात। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके फॉर्मूले की, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। इसे कह रहा हूँ मैं संख्या, इसे कह रहा हूँ मैं संख्या। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो सम संख्या है, सम संख्या की जो पावर है उसे तो मैं p कह रहा हूँ, कुछ भी नाम रख सकता हूँ, ABCDEFG कुछ भी रख सकता हूँ, सम संख्या की पावर। ठीक, और जो विषम संख्या है, जैसे कि ये विषम संख्या है और इसकी जो भी पावर है, विषम संख्या की जो भी पावर है उसे मैं n कह रहा हूँ। सम संख्या की जो पावर है उसे मैं p कह रहा हूँ, और विषम संख्या की जो पावर है उसे मैं n कह रहा हूँ। ठीक है ना। अगर इतनी बात समझ में आई तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं तो देखो, अगर मुझे टोटल निकालना है, कभी टोटल गुणनखंड निकालने हैं, ठीक, तो टोटल गुणनखंड के लिए डायरेक्ट जब कभी भी मुझे टोटल गुणनखंड निकालने होते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ साइड में, जब कभी भी, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, जब कभी भी मुझे टोटल गुणनखंड निकालने होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 इंटू p+1, यानी कि जो विषम संख्या की पावर है n उसमें भी एक जोड़ो, और जो सम संख्या की पावर है p उसमें भी एक जोड़ो, और उनमें एक जोड़ने के बाद दोनों में उनकी आपस में गुणा कर दो, तो जो तुम्हें वैल्यू प्राप्त होगी वो तुम्हारी टोटल गुणनखंड को बताएगी। जैसे अगर मैं 12 के गुणनखंड की बात करूं तो मैंने 12 के जो गुणनखंड किए थे वो किए थे 2 की पावर 2 गुना 3। तो अगर मैं कहता हूं सम संख्या की पावर, अर्थात इस क्वेश्चन के लिए जो p का मान होगा वो तो होगा 2 और n का मान होगा 1, यही तो होगा। ठीक, सम संख्या की जो पावर होगी उसे हम p कहेंगे यानी कि 2, और विषम संख्या की जो पावर होगी, पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो उससे मतलब नहीं है, बस मतलब है कि जिसकी वो पावर है वो संख्या सम है या विषम है, इस चीज़ से हाँ मुझे मतलब है। ठीक, तो देखो सम संख्या की जो पावर है उसे p कह रहा हूँ, और जो विषम संख्या की पावर है उसे n कह रहा हूँ। तो p+1 अर्थात 3, n+1 अर्थात 2, तो 3 दूनी 6, पहले भी 6 ही आए थे, वही हमारा आंसर है। दूसरी बात सम की बात करते थे तो इसका फॉर्मूला है p इंटू n+1। ठीक है ना, यानी कि जो भी सम संख्या की पावर है उसे तो जुगा तो लिख दो, यानी कि 2 की पावर तो 2 लिख दो, और जो विषम संख्या की पावर है यानी कि n का मान 1 + 1 तो कितना आ जाएगा 4। ठीक, सम संख्या की पावर को तो जुगा तो लिखो और विषम संख्या की पावर में 1 जोड़कर गुना कर दो। विषम संख्या के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है n+1, यानी कि जो विषम संख्या है उसकी पावर n होती है, यानी कि 1 + 1 हमें करना है तो कितना आ जाएगा 2, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। याद रखने का आसान सा तरीका है कि n+1 तो सभी में है, चाहे टोटल हो चाहे सम हो चाहे विषम हो। ठीक, n+1 n+1 n+1। ठीक, अगर टोटल है तो p+1, केवल सम है तो सम में केवल सम संख्या झुकी तो रहेगी अर्थात p, और विषम में सम का कोई नाम नहीं है तो n+1 तो है, तो सम संख्या के बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। चलिए देखो, अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये 7 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है। अर्थात क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जिस संख्या के बारे में मेरे से पूछा गया वो संख्या पहले से ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में है,
बाई चांस वो हमें गुणनखंड दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिए, लेकिन वे गुणनखंड अभाज्य नहीं होंगे, तो उन्हें मुझे आगे और तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं एक आगे एग्जांपल दे दूंगा कि जहाँ पर गुणनखंड होंगे लेकिन वे सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, तो फिर उसे हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक, लेकिन मैंने अभी एक ऐसा एग्जांपल लिखा है जिसमें जो गुणनखंड है वो ऑलरेडी उसने करके दिए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में वो गुणनखंड के रूप में ही तुम्हें क्वेश्चन देगा। ठीक, और उस गुणनखंड में वे सारे के सारे जितने भी गुणनखंड हैं वो ऑलरेडी अभाज्य हैं, यानी कि ना तो मैं 7 को और ज़्यादा तोड़ सकता, ना 2 को, ना 3। ठीक, करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से तुम n का मान, p का मान लिखते हैं। पहले p का मान क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं p का मान लिखता हूँ तो क्या होगा, सम की पावर, और n का मान लिखता हूँ तो देखो अब n का मान तुम्हें ऐसे नहीं लिखना जैसे कि एक विषम संख्या ये रही और एक विषम संख्या ये रही, ऐसे नहीं लिखना 4 और 2 6, नहीं, n के अलग अलग विषम संख्याओं के लिए। हालांकि अगर ये 7 की पावर 3 होता तो सेम वैल्यू को तो मैं जोड़ देता, ठीक, लेकिन अगर सेम वैल्यू नहीं है और विषम संख्याएं हैं तो उनकी पावर में अलग अलग को अलग अलग लेके चलूंगा, जैसे कि n का मान एक तो 4 होगा और एक 2 होगा। क्लियर इतनी बात। ठीक, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो मैं इसे हटा रहा हूँ और डायरेक्ट इस क्वेश्चन के बारे में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए फॉर्मूला लिखे छोड़ देता हूँ जिससे आगे मदद मिल जाए इसकी। देखो अब मुझे निकालना है टोटल, तो टोटल का मतलब क्या है n+1। अब n के मान कितने हैं 2, तो 4 और 2 6 और एक 7 नहीं लिखना, 4 और 1 5, फिर n का मान दूसरा क्या है 2, उसमें भी एक ही जोड़ना है, 2 और 1 3, फिर सम की p के जितने भी मान है उनमें एक जोड़ना है तो 4, तो 5 दिया 15 चौका 60। तो अगर हमें अलग अलग संख्याओं से अलग अलग पावर मिलती है तो उन्हें हम अलग अलग ही फंक्शन करेंगे, इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे सम संख्या पूछ ली गई तो सम संख्या के लिए है कि जो p का मान है वो तो जुगा तो, और जो n का मान है उसे एक बढ़ाकर, तो n के मान 2 है तो 4 में भी एक बढ़ाऊंगा और n का दूसरे मान में भी एक बढ़ाऊंगा, तो 5 × 15 = 45 आंसर। ठीक, अब चलते हैं n+1 के रूप में। n का मान जो है उसमें एक बढ़ाकर, तो n का मान क्या है 4, 4 और 1 बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 5, और n का मान क्या है 2, 2 और 1 3, तो 5 × 15, और वैसे भी देख सकते हैं टोटल 60 है, सम 45 आ गई तो विषम 15 ही आने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं जिसके बारे में बात कर रहा था कि वो आप लोगों को गुणनखंड देगा, लेकिन वो ऐसे गुणनखंड देगा जिन्हें मैं मतलब वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, तो उन्हें हम कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उस तरीके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जैसा भी मैं बोल रहा हूँ। चलते हैं तो ये सब कुछ हटा रहा हूँ, फॉर्मूला भी हटा रहा हूँ, क्वेश्चन भी हटा रहा हूँ, सब कुछ हटा रहा हूँ, और डायरेक्ट उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जहाँ पर गुणनखंड तो वो देगा लेकिन वे अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 12 गुना 14 की पावर 2 गुना 25। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन वही है कि कुल कितने गुणनखंड होंगे। दूसरा क्वेश्चन सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरा क्वेश्चन विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखो 12 भाज्य नहीं है तो क्या मैं इसे 2 की पावर 2 गुना 3 लिख दूं, क्योंकि 4 × 12 होता है, गुना जैसे कि 14 है तो 14 को 7 दूनी 14 तोड़ दिया। अब 14 की पावर कितनी है 2, तो 7 की पावर भी मुझे वो 2 रखनी पड़ेगी, और जो उसके टुकड़े करके वैल्यू आई 2 उसकी भी। ठीक, 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। जो एक जैसी वैल्यू है उनकी पावर को जोड़ देता हूँ, अर्थात 2 की पावर 4, 3 की कहीं और कुछ नहीं है, 5 की कहीं भी कुछ नहीं है, और 7 की कहीं भी कुछ नहीं है। हुआ इतना काम, बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ से अगर मैं p का मान निकालता हूँ तो जो सम संख्या उसकी पावर क्या है 4, n का मान निकालता हूँ तो जो विषम संख्या उसकी पावर 1, जो विषम संख्या उसकी पावर 2, और जो विषम संख्या उसकी पावर 2। अब मान लो मुझे टोटल निकालना है कि भाई टोटल कुल कितने गुणनखंड है, तो टोटल गुणनखंड के लिए p+1 भी, n+1 भी, n+1 भी और n+1 भी। ठीक, तो 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, तो टोटल कितने हो गए 90। अगर मान लो वो तुम्हारे से पूछता है कि सम गुणनखंड कितने हैं, वो पूछता है कि भाई सम गुणनखंड कितने हैं, तो सम गुणनखंड के लिए क्या है कि p का मान तो जुगा तू, लेकिन जो n के मान है उसमें एक एक जोड़ कर, तो जैसे कि ये 2 हो जाएगा, एक जोड़ने के बाद ये 3 हो जाएगा, एक जोड़ने के बाद ये 3 हो जाएगा, तो 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 चौका 72, तो नॉर्मल सी बात है ये 90 ये 72, तो जो बाकी भी सम रहे वो 18 आने चाहिए, लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन फॉर्मूले से क्रॉस चेक कर लेते हैं। विषम के लिए क्या था कि जितने भी n के मान है, अर्थात विषम की जो पावर है उसमें एक एक जोड़ के गुना करनी है, जैसे कि 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 3,
और 2 का हो जाएगा 3, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, और वो हमने पहले ही अंदाजा लगाया था कि क्या होगा। क्लियर है? तो अगर तुम्हें ऐसी वैल्यू दे देता है जिसके जो पहले से गुणनखंड के रूप में तो है लेकिन वे अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो उनके हम आगे गुणनखंड और करेंगे। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर प्रैक्टिस के तौर पर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। चलिए चलते हैं तो फिर अब आगे। देखो तो फिर आगे उसने कहा है 125 गुना 18 गुना 42 की पावर 2। ठीक है ना। अगर मैं पूछता हूँ सेम वही कि टोटल गुणनखंड बताने हैं, दूसरा पूछता हूँ कि सम गुणनखंड बताने हैं, और तीसरा पूछता हूँ कि विषम गुणनखंड बताने हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। फटाफट इसके बारे में सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसके टुकड़े करूंगा तो 5 की पावर 3, 18 को लिख सकता हूँ 9 दूनी 18 यानी कि 3 की पावर 2 गुना 2, 7 छीन 42, तो 7 गुना 3 गुना 2। अब 42 की पावर 2 है तो 7 की पावर भी 2, 3 की पावर भी 2 और 2 की पावर भी 2। जब भी हम गुणनखंड करते हैं किसी पावर वाली वैल्यू का, तो गुणनखंड से जो मुझे संख्या प्राप्त होंगी उन सभी गुणनखंड वाली संख्याओं के ऊपर वही पावर जाएगी। जैसे कि हम 42 की पावर 2 थी तो 42 के टुकड़े 7 गुना 3 गुना 2 हुए, तो 7 के ऊपर भी पावर 2, 3 के ऊपर भी पावर 2 और 2 के ऊपर भी पावर 2 चली जाएगी। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। मेरे पास क्या बचा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो इस समय 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 ये रही 2 ये रही, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं कि p का मान क्या है और n का मान क्या है। तो p के मान के लिए तो 3 हो गया और n के मान के लिए क्या रहूँ तो 4, n का मान हो गया 5 और विषम संख्या की पावर ये हो जाएगा 2। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो टोटल के लिए सबकी पावर एक एक बढ़ाकर, चाहे सम हो चाहे विषम, यानी कि 4 इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5 6 और 3, तो 5 चौक 20, 6 तिया 18, तो 18 तिया 54 यानी कि 540, है ना। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 540। दोबारा से देख लेते हैं, कहीं गुना गलत कर दिए। 6 तिया 18 ठीक, और 5 चौक 20, तो 20 18 36, 6 तिया 18 और 5 चौक 20, तो 20 18 360। अभी भी गड़बड़ किया, n के मान और p के मान देख लेते हैं एक बार। 4 गुना 5 गुना 4 गुना 3, तो हमने कहाँ पे गड़बड़ की है, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं 5 की पावर 3 है, ठीक है ना, यहाँ पर गड़बड़ हुई है। 5 की पावर क्या है 3, तो यहाँ पर 3 होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये 4 हुआ, और ये हो जाएगा कितना 5 चौक 20, 3 चौक 12 यानी कि 240। ठीक, तो गुना बार अच्छे से देख के करनी है, जैसे गड़बड़ हो गई 5 की पावर देखनी थी और 5 ही लिख दिया, है ना। सम के बारे में बात करते हैं, तो जो सम है अर्थात p तो जुगा तो, और बाकी सब की पावर एक एक बढ़ाकर गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 चौका 60, 60 तिया 180, तो बाकी जो दूसरा आना चाहिए वो 60 आना चाहिए। लेकिन चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही है। तो विषम के लिए क्या होगा, जितनी भी विषम की पावर है ठीक, उन सबको एक एक बढ़ाकर गुना कर दी जाएगी। 5 तिया 5 चौक, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 तिया 60, सेटिस्फाई कर गया। तो ये होता है गुणनखंड का, जहाँ पर तुम्हारे से टोटल गुणनखंड पूछ लेता है, सम गुणनखंड पूछ लेता है और विषम गुणनखंड पूछ लेता है। क्लियर है? अब इसी में यही मैं कंटिन्यू करता हूँ और आगे देखते हैं इसमें और क्या पूछता है। देखो वो कभी कभी, जैसे कि ये क्वेश्चन है, वो क्या देगा 125 गुना, वो कहेगा तुम लोगों से 125 गुना, मार्कर ये रहा, वो कहेगा 125 गुना 18 गुना 42 की पावर 2 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। 4 चीज हो गई अब यहाँ पर। क्या हो गई, सबसे पहला तो हो गया टोटल गुणनखंड, दूसरा हो गया सम गुणनखंड, तीसरा हो गया विषम गुणनखंड, और चौथा आया है अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना बड़ा आसान है, तुम्हें ये काम तो करना ही करना पड़ेगा। यानी कि जो संख्या तुम्हें दी गई उसकी अभाज्य संख्या तक आप लोगों को गुणनखंड करने ही पड़ेंगे। जैसे कि अभाज्य संख्या तक इसकी गुणनखंड कर रहा हूँ, ठीक, तो इसकी आपको गुणनखंड करने ही पड़ेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो भी इनकी पावर आएगी उन सबको मैं जोड़ दूंगा। जैसे 3 + 4 + 3 + 2, तो 3 चाहे सम पावर हो
चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभाज्य संख्याएं जितनी भी होंगी उनकी जो भी पावर होगी उन सब का टोटल करते ही ये हो जाएगा 4 3 7 3 10 2 12, तुम्हारा आंसर सामने होगा। क्लियर है? ठीक। तो अगर तुम्हारे से पूछता है टोटल गुणनखंड तो फॉर्मूला है, वो पूछता है सम गुणनखंड तो भी फॉर्मूला है, विषम गुणनखंड तो भी फॉर्मूला है, और वो पूछता है अभाज्य गुणनखंड तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, जो संख्या पूछी गई उसके अभाज्य संख्या तक के गुणनखंड कर लेंगे, उनकी सेम बेस वैल्यू की पावर मर्ज कर लेंगे, देन उसके बाद जो भी उनकी पावर होगी उन्हें बिना कुछ भी देखे सीधा सीधा जोड़ देंगे, ना सम संख्या देखनी और ना ही विषम संख्या देखनी। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे इसमें देखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एक टाइप और आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक आता है लगातार विभाजन, एक इसमें क्वेश्चन आता है कि लगातार विभाजन, वो तुम्हें 2-3 संख्याएं दे देगा और उनसे कहेगा कि लगातार आप लोगों को विभाजन करना है। जैसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे मूव करते हैं। चलिए देखो जी, लगातार विभाजन से मेरा मतलब क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है उसने, सबसे पहले तो लगातार विभाजन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 200 लिख दिया, ठीक, 200 को लगातार 5, 4 और 3 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः क्या होंगे। ठीक है ना? तो लगातार विभाजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने 200 लिखा तो तुम पहले 200 को भाग करो जिस संख्या से उसने कहा है। जैसे उसने कहा है पहले 5 से कहा है, फिर 4 से कहा है, फिर 3 से कहा है, फिर 12 से। ठीक है, चलो 12 हटा देते हैं, अभी इतने की बात करते हैं, 5 से, 4 से और 3 से। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, 200 को पहले 5 से भाग करना है। तो 5 से भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा 40, पूरा पूरा कट गया है। तो मैं शेषफल यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो शेषफल क्या है 0, क्योंकि पूरा ही कट गया है। ठीक, जो हमारा भागफल आया जैसे कि 40 आया, अब अगली संख्या से उस भागफल को विभाजित करना है, यानी कि 4 से विभाजित करना है 40 को। तो विभाजन के पश्चात जो भागफल आएगा वो आएगा 10, शेषफल क्या बचेगा 0। अब अगला भाग शेषफल क्या बचा हमारे, मतलब भागफल क्या बचा 10, तो अब अगले भागफल को भाग करूंगा किससे, 3 से। तो 3 से भाग करूंगा तो 3 तिया 9 और शेषफल क्या बचा 1। ठीक, तो याद रखना उसने पूछा है तो शेषफल क्रम से क्या होंगे, तो शेषफल होंगे 0 0 1 1। ठीक, इसे बोलते हैं लगातार विभाजन। 200 को लगातार 5 4 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से क्या प्राप्त होंगे, तो इसे बोलते हैं लगातार विभाजन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे थोड़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोलता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन नोट्स में लिखना है, पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, नोट्स उठा लीजिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन लिखिए जरा। क्वेश्चन है, जब किसी एक संख्या लगातार 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, लगातार 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 4 और 5 होते हैं। तो शेषफल क्रमशः 4 और 5 होते हैं। यदि इसी संख्या को लगातार 5 और 4 से विभाजित किया जाए, लगातार 5 और 4 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्रम से क्या प्राप्त होंगे, तो शेषफल क्रम से क्या प्राप्त होंगे। ठीक है ना, देखते हैं जी इसके बारे में। देखिए जी, क्वेश्चन है, जब किसी एक संख्या को, जो मेरे लिखने का जो तरीका है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमेशा भाजक। जब किसी एक संख्या को लगातार 4 और 5 से विभाजित किया जाता है,
तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचता है। वो कह रहा है जब उसी संख्या को लगातार 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होंगे। यही तो क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि हमारे पास वो संख्या है ही नहीं अभी तक, है ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी तक यही तो है कि हमारे पास वो संख्या नहीं है जिस संख्या को हमें अगले क्वेश्चन के लिए लेके चलना है। तो जब कभी भी तुम्हारे पास लगातार विभाजन वाले क्वेश्चनों में वो संख्या मिसिंग होती है, यानी कि जिस संख्या पे काम किया जा रहा है वो संख्या मिसिंग होती है, तो उसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं उसका एक आसान सा तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है कि तुम सबसे लास्ट का जो भागफल है वो सदैव 1 मानना। तरीका ये है कि जो सबसे लास्ट का भागफल आएगा वो अपनी तरफ से 1 मानना। होता क्या है, ये भागफल है, ये भाजक है, तो अगर मुझे भाज्य निकालना है तो 5 से भाग करके 1 आया भागफल, शेषफल बचा 4, तो संख्या कैसे लिखी जाएगी, 5 × 5, ठीक, प्लस के 4, 5 और 4 9, हो गया इतना काम। सेम यही कंडीशन यहाँ पर 4 × 36, 36 और 1 37, तो मुझे डायरेक्ट वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसके बारे में वो बात कर रहा है। अब उसने कहा है यदि इसी संख्या को अर्थात 37 को 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 5 से भाग करता हूँ तो 5 से कटेगा 5 7 35, शेषफल क्या बचेगा 2, ठीक। 4 से विभाजित करता हूँ 4 × 4 और शेषफल क्या बचेगा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 और 3। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम में, बट याद रखना ये सभी चीज़ें तभी याद रहेगी जब आप इन चीज़ों पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, घात करनी, सरलीकरण, ये ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं और बार बार मांगते हैं, लगभग रोज ही इन पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है अलग अलग तरह के क्वेश्चनों पे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसकी ईजी तरीके का एक क्वेश्चन और बोल देता हूँ, ठीक, जहाँ से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन से केवल चीज़ें समझ में आती है, प्रैक्टिस अनिवार्य है। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है जब किसी एक संख्या को लगातार 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है, जब किसी एक संख्या को लगातार 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 होते हैं। तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 होते हैं। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी करा है, वह संख्या कैसे ज्ञात करनी है, तो अपनी तरफ से हमेशा 1 मानना है और गुना प्लस का कॉन्सेप्ट लगाकर वापस रिवर्स चलते चलना है और संख्या तक पहुंचना है। फटाफट आप लोग इसे कीजिए, मैं तब तक बोर्ड को यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, ठीक, और फिर क्वेश्चन को देखेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन है, वो कह रहा है जब किसी एक संख्या को लगातार 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 बचते हैं। तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 बचते हैं। तो मैंने बताया ना, जब भी कभी भी संख्या आप लोगों को निकालनी है तो तुम यहाँ पर लास्ट का जो भागफल है वो 1 मानना है। तो 6 × 6 और 4 10, 50 भाई 5 10 50 और 3 53, गुना करूँगा तो हो जाएगा 212 और 2 214, जो संख्या पूछी है फाइनली वो आ गई 214। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और मेथड को भूलना नहीं है, क्योंकि नंबर सिस्टम में हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग मेथड है। तो इतने सारे मेथड्स को याद रखने का आसान सा तरीका यही होता है कि क्वेश्चन को बार बार करते चलें, ठीक है ना। तो इसी के जैसे क्वेश्चन और बोल देता हूँ, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो लिखिए जरा क्वेश्चन, किसी एक संख्या को जब 9, 11 और 13 से विभाजित किया जाता है, किसी एक संख्या को जब 9, 11 और 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 8, 9 और 8 बचते हैं। तो शेषफल क्रमशः 8, 9 और 8 बचते हैं।
यदि विभाजन के क्रम को उलट दिया जाए, यदि विभाजन के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्रम से क्या प्राप्त होंगे, तो शेषफल क्रम से क्या प्राप्त होंगे। ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट का है जैसा कि सबसे पहले क्वेश्चन कराया था, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन उसने कह दिया विभाजनिक क्रम को उलट दिया जाए, तो उसमें भी कोई बात नहीं, अगर 1 2 3 है तो 3 2 1 लिख दिया जाएगा। क्लियर है ना। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है जब किसी एक संख्या को क्रम से 9, 11 और 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रम से 8, 9 और 8 बचते हैं। वो कह रहा है जब विभाजन के क्रम को उलट दिया जाए, जैसे कि 9, 11, 13 था, तो विभाजन के क्रम उलटने के बाद ये मिलेगा 13, 11 और 9, तो शेषफल क्रम से क्या होंगे, है ना। तो उससे पहले मुझे चाहिए वो संख्या जिस संख्या पे हमें काम करना है। तो उस संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो भागफल है उसे 1 मानेंगे। 13 ही कम 13 और 8 21। ठीक, 21 गुना 11 की गुना करूंगा तो यह आ जाएगा तुम्हारा 231 प्लस 9 240। ठीक, इसकी गुना करूंगा तो 24 निम्न हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 216। ठीक, 216 0 प्लस के 8 तो हो जाएगा 2168। वो संख्या मुझे मिल गई है। ठीक, तो वो कह रहा है कि यदि विभाजन क्रम को पलट दिया जाए, अर्थात संख्या तो जो की थी हो लेकिन विभाजन का क्रम पलट दिया जाए, तो काटते हैं 13 कम 13 बचा 8 86, 13 छिका 78। ठीक, तो बचा कितना अपने पास 86 था ना, 78 तो बचा 8। ठीक, और 13 छिका 78 तो शेष कितना बचा है 10। आगे चलते हैं, 11 से काटते हैं, 11 कम 11 बचा 5, 11 पंजे 55 बचा कितना 1 भाई, 11 कम 11 5 तो ये हो गया 56, 11 पंजे 55 बचा 1। आगे चलते हैं, 9 कम 9 और शेषफल क्या बचा है 6। ठीक, तो जो शेषफल मुझे प्राप्त होंगे वो क्या होंगे 10, 1 और 6। यही तुम लोगों का उत्तर है। क्लियर है इतनी बात। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। यदि आपको किसी अदर चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8899970308 पर। ठीक है ना, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसे मैं डाउट क्लास में कवर करता हूँ। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं ये अभी, लेकिन हमारा ये चैप्टर रह रहा है अभी, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक, तो अभी तक जितने क्वेश्चन कराए गए क्लास 1 क्लास 2 में, तो जहाँ से भी उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन मिलते हैं आप उन क्वेश्चनों को वहाँ से पिकअप कर लीजिए, मतलब वहाँ से उठा लीजिए। ठीक, और वहाँ से क्वेश्चनों को करते चलिए। प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है, मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। अभी अच्छी जॉब प्राप्त करनी है तो दिन रात एक करके लगना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे जा चुका है। क्लियर है ना। धन्यवाद। तो जब तक बने रहिए आप अगले लेक्चर तक, जब तक नंबर सिस्टम क्लास 3 देखेंगे। ठीक, तो तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल मेक इजी क्लासेस से, जहाँ पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर नंबर सिस्टम की क्लास 3 में। चलिए।